नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। सवाल से ही शुरू करते हैं। यही सवाल आपके पास खबर सब दिखाने के बाद जो पहली लाइन बोल रहा हूं वही सवाल भी होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, कान पकड़कर माफी मांगेंगे? क्यों इतनी दुस्साहस में क्यों किया कि मोदी जी से के बारे में सवाल करूं कि माफी मांगेंगे? इस देश में हालिया दिनों में आप सिर्फ ज्यादा पहले पीछे नहीं जाना है, आप पिछले 6 से 7 महीने का एक बार फ्लैशबैक में चले जाइए। देखिए, बिहार में एक राहुल की यात्रा के समय मंच लगा था। उस मंच पर राहुल आए, राहुल चले गए। टेंट हाउस वाला अपना समेट रहा था, बांस बल्ली इकट्ठा कर रहा था। कोई आया, माइक ऑन करके गाली दे दिया, गरियाक चला गया। पूरे देश में कोहराम मचा दिया भाजपाइयों ने और कहा क्या, राहुल गांधी माफी मांगो। अच्छा, जो आके गरियाक गया था माइक में ऑन करके, वो ना कांग्रेस से उसका कोई लेना देना था, कांग्रेस का ना कार्यकर्ता था, ना ऑफिस बियर था, कुछ नहीं था। पता नहीं किसने उसको जो है प्रोवोक किया, चढ़ा करके गाली दिलवा दिया। लेकिन राहुल गांधी माफी मांगो। उस माफी के लिए इस देश में गदर काट दिया था। बिहार में तो जो नरक मचाया, महिलाओं के साथ बदतमीजी, बच्चों के साथ बदतमीजी, सब किया भाजपा। राहुल गांधी माफी मांगो। अभी यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रचंड भगवाधारी सड़कों पर आए और कहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी जी ने संसद में भाषण दिया, ये मेरी कब्र खोदना चाहते हैं भाजपाइयों, कहा राहुल गांधी माफी मांगो। मतलब भाजपा के जो कट्टर समर्थक थे उन्होंने कहा मोदी तेरी कब्र खुलेगी, और भाजपाई बोले राहुल गांधी माफी मांगो। बताओ, मतदाता उनके, उन्होंने ही जो है मोदी जी गद्दी बिठाया और माफी मांगे राहुल गांधी। अब इसी से ये सवाल मैंने जोड़ा था, अगर नरेंद्र मोदी का जो एक किसी स्टेट में कमल छाप का चेहरा है, कहते ना पार्टी का फेस होता है, अगर वो चेहरा, उसके बारे में नहीं कहना है कि प्राथमिक सदस्यता लिया है कि नहीं लिया है, भाजपा कार्ड है कि नहीं है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में चेहरा बनाया कि इस चेहरे पर वोट मांगेंगे, इस बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। और वो मोदी के भाषण से पहले एक सिटिंग मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री, वो भी 1.5 दशक से ज्यादा जो हो गया, जिसको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते 1.5 दशक हो गया, वो मुख्यमंत्री उसको कहे कि हड्डियां तोड़ देंगे, कौन सी हड्डी इस बार टूटेगी तुम्हारी, देखना, आईसीयू में जाओगी और आईसीयू में से भाषण दोगी। मतलब एक महिला मुख्यमंत्री, उम्र भी जिसकी, मतलब कोई ये नहीं, एक, अब अगर देश भर के लीडर्स में देखें तो देश भर के सबसे सीनियर लीडर्स में से, देश भर के सीनियर लीडर्स में से, उसको हड्डी तोड़ के आईसीयू में भेज देने की धमकी कौन देता है? मोदी का दुलारा सेलिब्रिटी। फिल्मों में जो जल्लाद बनता था वो कोलकाता के मंच पर जल्लाद बन गया। ऐसे ही सी ग्रेड फिल्में बनाया है, नाम मिथुन चक्रवर्ती है। बहुत लोग नाराज हो जाएंगे इस बात पे, लेकिन सी ग्रेड फिल्मों का वो महानायक है। जल्लाद और क्या क्या फिल्में हमने देखा है ना, वो हम लोग के समय सब ऐसी ही फिल्में आती थी, ₹2.5 टिकट में इसकी। कह रहा है कि ममता बनर्जी हड्डी तोड़ करके उसमें आईसीयू में जाएगी और आईसीयू से भाषण देगी। हेमंत भाई, हालांकि उसमें सरेंडर भी, फिर बीजेपी, सरेंडर और बीजेपी ये दोनों पर्यायवाची हैं। अभी सरेंडर भी करने खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले मैं हेडलाइन आपको दिखा दूं और आपकी प्रतिक्रिया यही कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। भाई आप बता दो, हम मान जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा यही है बीजेपी का महिलाओं के प्रति सम्मान। अगली हेडलाइन ले आइए, अगली हेडलाइन लाइए। मिथुन चक्रवर्ती का आईसीयू वाला बयान, बंगाल की सियासत में जबरदस्त भूचाल, क्या दीदी को मिली सीधी धमकी? आगे चलिए, अगर यही इसमें सब हेडलाइन लिखने में परहेज कर रहे हैं
अगर नरेंद्र मोदी के लिए कोई यही बात कह दिया होता तब तक यूएपीए में अंदर होता, यूएपीए में अंदर होता। आप कल्पना कर लो कि हड्डी तोड़ के आईसीयू में भेज देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी कोलकाता में मंच से जनसभा को संबोधित किया था। ये शायद वही मंच था, क्योंकि इसमें लिखा है कि दौरान कोलकाता में मंच से उन्होंने भी संबोधित किया था। उन्होंने भी, इसका मतलब मंच वही रहा होगा। ये अभी हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन मंच वही रहा होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें, और वैसे भी मोदी के दौरान कहीं दूसरा भाजपा नेता कोई कार्यक्रम करते नहीं है। जब मोदी का कार्यक्रम हो, रैली हो बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूं। किसको? ममता बनर्जी को। मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूं। एक बार हाथ टूटा है तो एक बार पैर, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ और ही टूट जाए, इसलिए उसके लिए तैयार रहना। ये नहीं है यहाँ पे कुछ और टूट जाए, इसलिए उसके लिए तैयार रहना। ये मतलब किसी पर जानलेवा धमकी देने का बिल्कुल क्लियर फ्रेम है ये। हो सकता है तुम्हें आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ जाए, और जरा सोचो अगर तुम आईसीयू से ही भाषण देने लगो तो वो नजारा कैसा होगा। चलिए अब जरा ट्वीट भी दिखा दीजिए, जरा टीएमसी ने ट्वीट किया है इस भाषण को, तो ट्वीट दिखा दीजिए और जो है उसके बाद भाषण भी सुनवा दीजिए। ये देखिए टीएमसी ने ट्वीट किया है। इस टीएमसी के ट्वीट पर अभी चर्चा हम कर लेंगे, पूरा का पूरा अंग्रेजी में है, हिंदी में ही बात कर लेंगे। इस ट्वीट के साथ अटैच मिथुन चक्रवर्ती बयान बंगाली में है, चला दीजिए। আপনাদের সূচনা দিচ্ছি, হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, এবার কিন্তু আরো কিছু ভাঙতে পারে, তার জন্য তৈরি থাকবেন। হয়তো চলে গেল আইসিইউতে, আর আইসিইউ থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন তৃণমূলকে ভোট দিন, नहीं और কি হবে। हेमंत भाई, कौन माफी मांगेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी को फिर माफी मांगनी चाहिए एक बार। रशीश भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, चुनाव जब आता है तो उसमें खासतौर पर महिलाओं के प्रति जो रवैया है और जो ओवरऑल चुनाव का जो संवाद का स्तर है, उस पर इस देश में लगातार बहस कभी से चलती है, ये कोई आज से नहीं। और ये जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ भूल भाल करके और जो किसी को कुछ भी कह देने की प्रवृत्ति है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो 2014 के बाद से आपने देखी हुई। किसी भी स्तर तक जाते हैं सामने वाले विरोधी के बारे में, और उसके लिए तो मोदी जी का तो इसमें विशेष मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं आप, गिनीज बुक में आ सकता है कि उन्होंने किस किस तरीके से अपने सामने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है हर एक राज्य के अंदर, उन मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या क्या कहा है। और सबसे जो मोदी जी का कुख्यात टिप्पणी है वो याद रखिएगा, वो बंगाल में ही थी, दीदी और दीदी वाली, अगर आपको याद हो तो जिस कैंपेन को उस तरह के लोग लीड करते हो, तो वहां आपको क्या लगता है, वहां स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद उनके लिए वोट मांगेंगे, वहां मिथुन चक्रवर्ती वोट मांगेंगे, और उन्हीं के नाम पे वोट मिलेगी भी। क्यों? आपने कहा कि उसको लोकल चेहरा बना करके लाए हैं और लाए हैं। तो जिस प्रधानमंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति को ये नहीं पता कि एक अनमेरिड महिला मुख्यमंत्री को कैसे संबोधित किया जाता है, वो जो भाषा है वो कौन बोलते हैं, दीदी और दीदी, टपोरी भाषा है, वो सड़क छाप भाषा है। मोदी जी ने बोली वो, क्या उन्होंने तब माफी मांगी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी ने माफी मांगी थी? तो आपको क्या लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने जो कहा है उस पर कोई माफी मांगेगा? ये ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो आप। ये नया नॉर्मल है आशीष भाई, इसको आप बिल्कुल सहज स्वीकार कर लीजिए, जैसे इस देश ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। जिस भाषा में ये बोलेंगे, तृणमूल उसका हर चीज का फायदा उठाना चाहेगी। और आप और मैं जब बात करें उसी समय में सारी चीजें देख रहा है, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी चुनाव आयोग की, जिसमें बंगाल का चुनाव घोषित किया जाना है। ठीक, अब भारतीय जनता पार्टी पिछले जो तजुर्बे हैं उनसे सबक लेते हुए एक और काम करने जा रही है, और बहुत हाईएस्ट लेवल पे ये विचार शुरू हो गया है कि बंगाल का जो इस बार कैंपेन करेंगे उसमें ममता बनर्जी का नाम लेने से बचो, डायरेक्ट नाम मत लो। इस स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है। जो फीडबैक आया है ग्रास रूट से वो ये कि ममता बनर्जी, तुमसे तो आपदा में अवसर में बदला जाए ना बदला जाए, ममता बनर्जी इस काम की चैंपियन है। पिछली बार वो दीदी और दीदी आपने देखा ना किस तरीके से बैकफायर किया था, और ममता बनर्जी की सीटें पहले से बढ़ के आ गई थी, क्योंकि वो हर चीज को आपदा में अवसर बदलना, वो स्ट्रीट फाइटर है।
इस बार आशीष भाई मुझे थोड़ी परिस्थितियां दूसरी लगती है, माफ कीजिएगा। इस बार जो ज्ञानेश गुप्ता ने जो मेहनत की है एसआईआर के जरिए, और उसके बाद जिस तरीके से तमाम राज्यों के जजेस साहिबान, अब जब आज चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जज साहब अभी तक वो एनोमलीज ही दूर कर रहे हैं वोटर लिस्टों की, ठीक, जबरदस्त काम के बोझ के नीचे दबे पड़े। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर काम तो चुनाव आयोग कर चुका है ममता बनर्जी का, मोटे तौर पर। जो क्योंकि जो भी चीज थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डिफेंड किया और अपनी सेना को उतार दिया, जजेस की सेना को, उसके बाद मुझे कोई बहुत ज्यादा शंका किस तरीके की रह नहीं गई है। लेकिन असली हमारा जो कार्यक्रम आज वो है भाषा के संवाद के स्तर पर। तो इस दौर में आशीष भाई संवाद के स्तर पर चर्चा करना मुझे लगता है थोड़ी सी नासमझी हमारे पार्ट पे है, बेमानी है। क्यों? क्योंकि वो दौर चला गया आशीष भाई जब मेरिट पे बात हुआ करती, जब आपकी क्रेडेंशियल्स पे बात हुआ करती, आपकी पॉलिसीज पे बात हुआ करती, आपके प्रोग्राम्स पे बात हुआ करती, आपकी अचीवमेंट्स पे बात हुआ करती, आपके रिव्यू पे बात हुआ करती और आपके विजन पे बात हुआ करती। आज वो सारी चीजें नहीं है। आज नंबर एक आपकी लफाजी पर बात होती है कि कितना घटिया बोल सकते हैं आप, कितनी घटिया आपकी जो दादा कौड़ के टाइप की संवाद शैली आपकी हो सकती है, कितना बढ़िया आपका, जिसको आप चुनाव मैनेजमेंट कहते हो ना, असल में इलेक्शन मैनेजमेंट, वो शब्द थोड़ा सा हमने गलत गढ़ लिया। 2014 के बाद आशीष भाई वो शब्द बदल गया है। आज उसके लिए मैं एक नया शब्द ऑफर कर रहा हूं आपको, जिसको सारा देश अमित शाह का इलेक्शन मैनेजमेंट कहता है, माफ कीजिएगा मैं उसको इलेक्शन मैनिपुलेशन कहता हूं। ठीक, तो इलेक्शन मैनिपुलेशन के अलग अलग टूल्स आपने देखे, कैसे हरियाणा के अंदर जो किया वो एक टूल था, दिल्ली के अंदर जो किया वो दूसरा टूल था, महाराष्ट्र के अंदर वोटें बढ़ा करके जो किया वो तीसरा टूल था, बिहार के अंदर एसआईआर का सफल मॉडल किया वो चौथा टूल था। और वो चौथा टूल इनको इतना इफेक्टिव सूट किया कि अब इनको 90% के स्ट्राइक रेट पे भी आशीष भाई कोई आपत्ति नहीं है, देश को भी आपत्ति नहीं। 1947 से और आप देखिए 77 तक जब पहली सरकार बदली, 30 साल तक कांग्रेस सरकार में थी, सामने कोई नहीं हुआ करता, कोई भी नहीं होता। उसके बाद कभी आपने 90% का स्ट्राइक रेट किस चुनाव में देखा था? अगले अचीव करते हैं, देश चुप रहता है। क्यों? क्योंकि अगलों की मैनिपुलेटिव टेक्निक इतनी शानदार है कि कोई उस पर कुछ किसी कोर्ट में चले जाओ, आप कोई पूछ ही नहीं रहा, आपको जाइए जो करना है। अब जो एसआईआर है, वो जो आप कहते हैं ना ओके टेस्ट इन 9002, ये वो दिशा है। तो वैसी सूरत में ये मथिन चक्रवर्ती कुछ भी बोलता रहे। आप मुझे बताइए बिहार में मोदी जी के चुनाव प्रचार में क्या था, बता दीजिए क्या था? किसी भी स्टेट में उनके प्रचार में क्या, महाराष्ट्र में क्या था उनका, जो 90% स्ट्राइक रेट आ गया? चुनाव प्रचार केवल एक बहाना रह गया आशीष भाई, केवल एक बहाना। काम तो सारा पहले राजीव अग्रवाल कर दिया करते, अब ज्ञानेश गुप्ता ने कर दिया। आप केवल इतना चीज मान लीजिए, फिर उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी कि आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा। मिथुन चक्रवर्ती से आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो कोई प्रवचन देगा? वो बच्चों को सिखाएगा कि कैसे राजनीतिक संवाद किया जाता है? ही इज ए लूज कैनन। तो लूज कैनन से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करेगा? माफी की आपने बात की, मोदी जी माफी क्यों मांगेंगे? ये जो पूरा 100 साल पुराना एनजीओ है, ये माफी केवल विदेशियों से मांगते हैं, विदेशियों में भी गौरव से मांगते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी बन जाते हैं। और क्या कहा भागवत ने कि भारत रत्न के सबसे बड़े दावेदार भी वही है। कहा था ना, याद होगा आपको, सुनो, भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा अगर माफी वीर को भारत रत्न दिया जाता है। तो जिस देश के अंदर देशभक्ति के पैरामीटर आशीष भाई उस लेवल के हो कि जिसकी माफी सारी की सारी अंग्रेजों के सामने डॉक्यूमेंटेड है, ऐसे नहीं है कि आपने कह दिया, मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया, डॉक्यूमेंटेड माफीनामों के बाद, पेंशन ऑफिशियल लेने के बाद, जो माफी वीर को जो पेंशन मिली थी आशीष भाई, वो किसी सर्विंग डिप्टी कमिश्नर से ज्यादा थी उस टाइम उसकी सैलरी से। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। और उसके बाद आज देश उसको क्या कहता है कि उसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कौन दे रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ जो रजिस्टर्ड नहीं। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई लॉजिक की बात करेंगे, ये रीजनिंग की बात करेंगे, ये मुझे और आपको सभ्यता संस्कार सिखाएंगे, संवाद सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे। और जहां माफी मांगने की बात आएगी, माफी ट्रंप से मांग लेंगे, यारी ट्रंप से लगा लेंगे, नेतन्याहू से जलालत सह लेंगे, ट्रंप से जलालत सह लेंगे, बाहर जाके आवाज नहीं निकलती। जो सारे का सारा आक्रामकता है, जो आपका जितना विद्वेष है, जो आपकी बदले की, वो केवल अपने देश में विरोधियों के लिए। बाहर जाकर के तो अगलों में सी गले में पड़ना है, हा 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 करना है, वो सारी चीजें हैं। कोई माफी नहीं मांगने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही चलाएगा।
और ये रणनीति ऊपर वाले हो सकता है कि कुछ समय के लिए, जैसे मैंने बताया आपको जब हम बात करना शुरू किया, तो ये एक सेकंड थॉट आई है कि ममता बनर्जी को डायरेक्ट टारगेट ना करो, लेकिन उसके वो किए बिना मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर क्या कहेंगे नहीं, नहीं, अपनी मैं उसी पा रहा हूँ। वो देखिए आपको जो दिखता है, मैं दिखा दूं हेडलाइन, पहले आपको दिखा देता हूँ। हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन लाइए। ममता का नाम लिए बिना मोदी करेंगे खेला, 2021 की गलती नहीं दोहराएगी बीजेपी, बंगाल के लिए बदला पूरा गेम प्लान। अब भीतर भी दिखा दीजिए, जरा भीतर भी दिखा दीजिए खबर। इस खबर के पीछे दूसरी चर्चा मैं करना चाहता हूं, जो आप कह रहे हो उससे थोड़ा भी हम और अलग चलेंगे। पिछले चुनाव के अनुभव को ध्यान में रखते हुए भाजपा इस बार सीधे ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला करने से बच सकती है। इसके बजाय पार्टी टीएमसी सरकार के कामकाज, भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक फैसलों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस रणनीति के जरिए भाजपा ममता बनर्जी को व्यक्तिगत सहानुभूति मिलने से रोकना चाहती है और चुनावी बहस को सरकार के प्रदर्शन पर केंद्रित करना चाहती है। अब रुक जाइए यहीं पे, एक बगल में रहने दीजिएगा अभी। ये जितने विश्लेषक हैं ये सब नागपुर के संतरा हैं। मोदी और मोदी का इकोसिस्टम, मोदी की कंपनी सरकार के प्रदर्शन पर केंद्रित चुनाव जिस दिन लड़ दे, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अब लो, इससे बड़ा नहीं कर सकता। नहीं लड़ सकते, सही बात। परफॉर्मेंस के आधार पर वो जो है, सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर तो कभी चुनाव में ही नहीं जाते हैं। आज तक चुनाव में 14 में, 19 में, 24 में मैं भाषण आप लोग सब सुने हुए हो, और कहिए तो रिपीट कर दूं। 24 में गए थे, क्या कहे थे? मंगलसूत्र, भैंस, आपका घर, दीवार, कमरा, खेत, खलिहान, ये बताया था ना। कांग्रेस के समय में, नेहरू के समय में, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका मंगलसूत्र चला जाएगा। परफॉर्मेंस बताया था अपना। 19 के चुनाव में पुलवामा के जो है शहीदों के नाम पर वोट दे दो, परफॉर्मेंस बताया था क्या? अगर वही परफॉर्मेंस थी तब तो भाई ठीक है, उसी परफॉर्मेंस से दे दो। अगर वही परफॉर्मेंस थी तो बताया था क्या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस पे जितने विश्लेषक हैं ये सब के सब, इनका मतलब सवेरे पोहा शाम का हिसाब सारा वहीं से आता है। ये विश्लेषक के नाम पर जो छपवाते हैं और छापते हैं, सब मैसेज आता है। दूसरी चीज बताता हूं, और एक विषय जिस पर मानना चाहते थे, वो वैक्सीन भी पता करना पड़ेगा हेमंत भाई। भाजपा में आते समय जो लगाई जाती है, फिल्म इंडस्ट्री से मैंने बड़े कड़वे भाषा में, मिथुन के लिए बहुत कटु भाषा का भी इस्तेमाल किया है। किसी कोई आहत हो, फिल्मकारों के लोग प्रशंसक होते हैं तो उससे मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं फिर वैक्सीन की चर्चा करते हुए क्षमा मांग रहा हूं। ये कौन सी वैक्सीन है? इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग आए चुनाव प्रचार में। बलराज साहनी ने प्रचार किया था बलरामपुर में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, और उस दौर से लेकर के बहुत जो है नायक आए। अमिताभ बच्चन आए, जो पसंद हो आदमी को ना पसंद हो, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को तो मैं कतई भी इस देश में, मतलब एक व्यक्ति के रूप में भी मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं वो है, किसी का नहीं हुआ जो जो उसको जिंदगी में सहारा दिया। तो अमिताभ जैसे लोग आए, राजेश खन्ना जैसे लोग आए, और वो मुंबई से चुनाव, गोविंदा ने चुनाव लड़ा, बहुत सारे लोग आए। धर्मेंद्र राजनीति में आए, हेमा मालिनी राजनीति में है, क्या नाम है धर्मेंद्र के बेटे का? सनी देओल, धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, वो राजनीति में, शत्रुघ्न सिन्हा संजय दत्त, राजनीति में, सुनील दत्त, संजय दत्त। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम अगर राजनीति में फिल्म की दुनिया से कोई आया और रोल मॉडल उसको बताया जा सकता है, तो जो नाम आखिर में लिया, वो नाम इसलिए आखिर के लिए रखा था मैं, सुनील दत्त। जो जा करके जब जो है दंगा हुआ भागलपुर का, बिहार का, तो 1 महीना कमरा लेकर के रुके कि दंगा जब तक खत्म नहीं होगा मैं यहीं पर रहूंगा। वो तो आदमी अद्भुत आदमी था, अद्भुत आदमी था। इतने लोग आए एक से, मतलब सुनील दत्त को तो मैं एक ग्रेट एक्टर के साथ एक बहुत ही बेहतरीन इंसान और पॉलिटिशियन भी मानता, बहुत बेहतरीन इंसान। उस दौर में ये आए। अच्छा, भाजपा में भी विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा लोग भाजपा में भी रहे, अटल वाली भाजपा में, अटल वाली भाजपा। इस वाली भाजपा में फिल्म इंडस्ट्री से कौन कौन आया? फिर मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये, यही सब चीजें तो चाहिए लोग समझें।
इस दौर में कौन कौन आए फिल्म की दुनिया से? कंगना रनौत, मिथुन चक्रवर्ती। मैं कंगना रनौत, मिथुन चक्रवर्ती की भी गलती नहीं मानता हूं। कंगना रनौत तो नहीं है, लेकिन मिथुन तो मिथुन दा है। वो वैक्सीन कौन सा है जो लगाते हैं सब? जो स्मृति ईरानी याद थी, नहीं। स्मृति ईरानी स्मृति, को भूल रहे हो आप? हाँ हाँ वही करो। तो कौन सा वैक्सीन बताओ ना मुझे, वो कौन सा लैब में बना है? नहीं आशीष भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, दिमाग का स्विच ऑफ करो, सुबह से शाम तक पूंछ हिलाओ, जो वो कहें वो कर दो। सिंपल सा ये वैक्सीन, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने दिमाग का प्रयोग नहीं, खुद का है नहीं और दूसरे की माननी नहीं, जो वहां से आ जाए उसको लगा दो और बात खत्म। आपने कल से देखा है जब ये गैस वाला सारा संकट हुआ और हुआ, किस तरह के देश में पोस्टर चल रहे हैं कि स्मृति ईरानी वापस आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। देखा आपने? हम्म। 10 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ जाता था, वो चूड़ियां भेजने लगते थे प्रधानमंत्री के वहां पे, हाँ। सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। अब कहाँ है स्मृति ईरानी? अभी तो एलपीजी का सिलेंडर का 1 ग्राम गैस नहीं आई अभी तक है, वो सारा बाहर से। और 60 रुपए पहले दिन बढ़ा दिया तेल, 60 रुपए सिलेंडर बढ़ाया ना, और कमर्शियल तो 114 बढ़ाया। कहाँ है स्मृति ईरानी जो 2 रुपए के ऊपर ये सब करती थी? अरे तो तब वो अजीज सास भाई, थोड़ी बहू थी ना, तब बहू थी तब चूड़ी देती थी, अब सास हो चुकी है। तो अपने उसके बावजूद भी जो आपने कहा ना कि ये लोग कहां से आते हैं, ये उस सिलेक्शन पैनल से आते हैं जिसमें ये है कि ये बिल्कुल यहां से खाली है, जिसका आप कई बार जिक्र करते हो, यहां से खाली है। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, जो कुछ वहां से आ जाए उसको डॉटेड लाइंस पे बोल दीजिए। और उसका सबसे बड़ा संकट क्या है, हर स्टेज पर ये एम्बेरसमेंट साबित होते हैं। जितनी बार कंगना रनावत मुंह खोलती है, हर बार एम्बेरस करती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, इस सरकार को लूज कैनन्स की ही जरूरत है। आप देखिए ना, निशिकांत दुबे सुबह शाम तक क्या बोलता है बताइए आप। जो परवेज साहिब सिंह वर्मा ने जो कुछ बोला था दिल्ली के चुनाव के अंदर, जो आपका अनुराग ठाकुर जो सुबह से शाम तक बोलता है, भाई साहब पूरा कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है, और जो जितना नीचे गिरता जाएगा वो राजनीति में ऊपर बढ़ता जाएगा। क्या कहा था आपने, अनुराग ठाकुर ने, याद है ना, देश के गद्दारों को? आपको पता है क्या हुआ? जज तो कह रहे कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, ठीक, पुलिस पर्चा दर्ज नहीं कर रही। उस आदमी को प्रमोट करके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दिया गया देश का, INB मिनिस्टर, जो इस सरकार का चेहरा होता है भाई। तो उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय आप सोचिए उसके खिलाफ उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आप समझिए सरकार को किस तरह की USP चाहिए। ऐसे लोग चाहिए सरकार को। परवेज साहिब सिंह वर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या किया गया पता है आपको? सरे आम आपने 20 बहस की कि कैसे वहां पर पैसे बट रहे, कैसे साड़ियां बट रही, कैसे नाम ड्रॉप किए जा रहे हैं। उसने क्या क्या कहा है मुसलमानों के बारे में, उसने क्या क्या कहा कि इनके पैसे मत दो, इनका ये मत करो मत करो। अगला डिप्टी CM है कि नहीं, बताओ आप, है कि नहीं? यही इस सरकार का पैरामीटर है कि कौन इस विचारधारा को इतना विनिशिएट करके और वर्टिकल डिवीजन कर पाए। अनुराग ठाकुर जैसा व्यक्ति, जो उनके पिताजी थे ना, अनुराग ठाकुर मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले थे, दुबल साहब, बहुत ही बैलेंस्ड, आर्टिकुलेट, बहुत ही तमीज याफ्ता। उनकी ऐसी औलाद है केवल किस लिए कि डेस्परेशन है कि पिछली बार आपको पता है नड्डा मंत्री बन गए थे, ये रह गए इस बार, छुट्टी होगी बाहर बैठे, फ्रस्ट्रेट है, सुबह से शाम तक अमित शाह जय शाह के साथ रहने की कोशिश करते हैं, BCCI के नाम पे और सारे नाम पर। लेकिन उनकी असलियत क्या है वो देखिए आप। यही सब लफाजी करते फिरते, झूठ बोलते हैं, लूज कैनन, संसद के अंदर संसद के बाहर, क्योंकि आर्टिकुलेशन ठीक है बीजेपी के हिसाब से तो चल रहे हैं। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखोगे, आज भारतीय जनता पार्टी, आशीष भाई चलो छोड़िए सारे काम, आपने बात कर ली संवाद के स्तर की, मोदी की माफी की, सब की। मुझे यूनियन कैबिनेट में एक आदमी का नाम बताओ, पूरे कैबिनेट, यहां पर कौन कौन लोग होते थे? यहाँ सुषमा स्वराज हुआ करती, अरुण जेटली हुआ करते, यशवंत सिन्हा हुआ करते, जसवंत सिंह हुआ करते, लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते, खुद अटल जी हुआ करते। बहुत सारे आप लोग गिन सकते हो जो अच्छे वक्ता भी थे और जिनको चीजों की समझ भी थी। आज केंद्र की सरकार में राजनाथ से लेके गडकरी से लेके, मैं किसी का इंडिविजुअली पॉइंट पॉइंट नहीं करना चाह रहा, जो आज टैलेंट का दिवाला है मोदी के कैबिनेट के अंदर, आपने किसी सरकार में देखा आज तक? VP सिंह की सरकार में भी ऐसा दिवाला नहीं था। टैलेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं। वित्त मंत्री से पूछो, प्याज महंगा हो गया, कहती मैं खाती नहीं। रुपया कमजोर हो गया, कहती नहीं डॉलर मजबूत हो गया। गजब देखिए कुतर्क। और नीचे से ऊपर तक हर एक, रविशंकर प्रसाद जैसे इतने सीनियर लोग घूम रहे हैं, मंत्रालय नहीं मिला तो सुबह शाम तक राहुल गांधी के खिलाफ नथुने फैला के लगे रहते, सिर पैर कुछ नहीं, चेहरा लाल किया और पिल पड़े।
मतलब हालत ये है कि रविशंकर प्रसाद के स्टेचर का वकील वैसा आदमी जितनी इतनी स्टैंडिंग है वो निशिकांत दुबे से compete करता हुआ दिखाई देता है बहुत बार राहुल गांधी के मामले में। तो जो राजनीतिक संवाद का स्तर है ना आशीष भाई, और चुनाव लड़ने का जो मैकेनिज्म जो आपने 47-52 से देखा इस देश में, वो था मेरिट्स के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर, अचीवमेंट्स के ऊपर, वो सारा खत्म कर दिया। वो अब रह गया मैनिपुलेशन के ऊपर, डेटा मैनिपुलेशन हो, काउंटिंग की मैनिपुलेशन हो, वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन हो। और आप बाहर आके क्या कहते हो पोमेरियन, जितने पोमेरियन क्या कहेंगे कि अमित शाह चाणक्य हैं, वहां पहुंच गए। भाई साहब जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं उससे तो आशीष चित्रांशी बिना जाए लड़ लेंगे चुनाव। जब जिताना ही ज्ञानेश गुप्ता ने है तो क्यों मोदी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च रहे हो यार उनके कार्यक्रमों पे? चुनाव तो वोटर लिस्ट पे जीत रहे हो ना आप, चुनाव तो वोटर लिस्ट पे जीत रहे हो, चुनाव तो प्रोपेगेंडा पे जीत रहे हो, चुनाव तो झूठ बोल के, चुनाव तो पैसे बांट के जीत रहे हो। 10-10 हजार रुपए दे दिए खाते में, बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसको छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ कर रहे हो तो बता दीजिए। तो फिर इसमें किसी का मास्टर स्ट्रोक क्या है वो बता दो मुझे, क्या है मास्टर स्ट्रोक इसमें? इसमें तो चुनावी मैनिपुलेशन है। अगर वेस्ट बंगाल में जो ये SIR करना चाह रहा था ज्ञानेश गुप्ता, वो और जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की उसको सपोर्ट मिली, अगर वो कामयाब हो गई तो मोदी की सरकार, और अगर वो हाँ ममता अगर किस तरीके से ममता उसको रोकने में सफल होगी तो ममता की सरकार। तो अब वो जो पॉलिसी प्रोग्राम, चुनाव कार्यक्रम, अभियान, उन पर चुनाव लड़ने की अगर आप बात सोचते हो तो माफ कीजिएगा, फिर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अब तो जो आज स्थिति भारत की है वो ये स्थिति है कि मैनिपुलेशन करो, 90% लो, 92%। नीतीश कुमार की हालत देखो आप, नीतीश कुमार की पार्टी का स्ट्राइक रेट देखो, पिछली बार क्या कर दिया नीतीश कुमार ने। पूरे चुनाव अभियान में जो आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए, उसकी पार्टी की सीटें देखो आप। क्यों? क्योंकि वो भी तो उसी वोटर लिस्ट का लाभार्थी है जिसकी बीजेपी है। महाराष्ट्र में देख लो चल के, वो तो लोकसभा और विधानसभा। पैटर्न है, हाँ बस, वो पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। बीजेपी जीते और पार्टनर हार जाए तो तो ये गड़बड़ तो हो फिर जाएगी, दुनिया भर में इस पकड़े जाएंगे। ऐसे चुनावी व्यवस्था दुनिया भर में चर्चा होने लगेगी। दुनिया भर में भी चर्चा होने लगेगी ना, जैसे चुनावी व्यवस्था की दो पार्टनर साथ में मिलकर लड़े, 100 में 90 जीता और 100 में 15 जीता, तो ये तो फिर मतलब वो हो जाएगा ना भयानक विस्फोट। तो ये साथ में जिताना पड़ता है, साथ में जिताना पड़ता है, साथ में सर्वाइवल का ये बड़ा लंबा फॉर्मूला है। इस सब पे तो कितनी चर्चा की जाए। इजाजत दीजिए फिलहाल, और देखिए अब बंगाल का चुनाव अब आ गया है पूरे अपने उफान पर। तो अभी देखिए, अभी तो धमकियां दी जा रही हैं, कहीं राजनीति में अब ये भी न होने लगे जो कहा जा रहा है कि सिटिंग महिला मुख्यमंत्री का आईसीयू पहुंचा देंगे। ना हो तो बेहतर है, जितना हो रहा है उतना ही ये देश देश संभाल नहीं पा रहा है जितना हो रहा है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।